हाँ, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आईडीबीआई बैंक का कार्य और उसकी संक्षिप्त कार्यप्रणाली पर अपन हम ये बात करेंगे। पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे आईडीबीआई का इतिहास क्या है। उसके बाद में अपन इसके बारे में और जो होने वाले इसके कार्य कौन से हैं और इसके क्या इसकी भूमिका रही है, ये वित्त साधन कैसे इसके आते हैं, क्या कैसे कार्य हैं, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। तो ये अति महत्वपूर्ण है। ये बीकॉम सेकेंडरी के अंदर इसका सवाल आता है। बीकॉम सेकेंडरी के अंदर इसका सवाल आता है कि आईडीबीआई क्या है, आईडीबीआई के क्या कार्य है, ठीक है ना। तो अपन को इसको चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। ये 7 नंबर का भी सवाल आता है और 15 नंबर का भी सवाल आता है, ठीक है ना। आईडीबीआई आईडीबीआई का इतिहास अपन बात करेंगे। आईडीबीआई की अपन इतिहास के बारे में अपन बात करेंगे तो आईडीबीआई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये आती है कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, और इसने कब अपना काम करना प्रारंभ किया, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। आईडीबीआई का पूरा नाम औद्योगिक विकास बैंक, मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास और बैंक, आईडीबीआई। आई मतलब इंडस्ट्रियल, डी मतलब डेवलपमेंट, बी मतलब बैंक और आई का मतलब हाँ, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक पूरा नाम है। कभी भी 2 नंबर का भी सवाल आता है कि आईडीबीआई का पूरा नाम लिखो, ये भी कई बार सवाल देखने को मिला है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई थी और 16 फरवरी 1976 तक यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा एक स्वयंशासी निगम, ऑटोनोमस कॉर्पोरेट का दर्जा प्राप्त करके उसको अलग बना दिया। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्र के औद्योगिकरण के स्तर को उन्नत बनाना और औद्योगिक विकास से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के सक्रिय भाग लेना। इस मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ औद्योगिक वित्त की पूर्ति करना भी इस बैंक का अनिवार्य रूप से कार्य है, क्योंकि वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था के बिना औद्योगिक विकास होना संभव नहीं है। अतः ये दोनों उद्देश्य परस्पर अनुपूरक कहे जा सकते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है। कई बार इसका भी सवाल आता है 2 नंबर का, ठीक है ना। तो आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जिन 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं उनको आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला उद्देश्य कौन सा है? एक केंद्रीय संस्था के रूप में औद्योगिक वित्त से संबंधित विभिन्न वित्त संस्थाओं की नीतियों और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना और सुसंगठित तरीके से औद्योगिक वित्त का विकास करने में उन सबका नेतृत्व भी करना, जिससे कि प्रत्येक संस्था अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हुई भी, ठीक है, समान उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सके, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कौन सा है? देश के औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के लिए इस उद्देश्य का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। और उनको औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना भी इसका अति महत्वपूर्ण काम है। जैसे रासायनिक खाद, लोह मिश्रित धातु, विशेष इस्पात, पेट्रो रसायन आदि ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें तत्काल या पर्याप्त लाभ की संभावना कम होती है, किंतु जिसका विकास किया जाना अर्थव्यवस्था को गति देने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, आपको इसको दोनों पॉइंटों को याद करना है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 जनवरी 1976 को औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से पृथक किया गया, ठीक है। उस समय रिजर्व बैंक का एक सहायक संगठन था। कौन था? आईडीबीआई। आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए औद्योगिक विकास बैंक निगम में अधिनियम में संशोधन किया गया और अपने पुनर्संगठित रूप में विकास बैंक को एक शीर्ष संस्था की भांति एक व्यापक भूमिका सौंपी, जिसमें उसको विकास
बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य भी दिया गया। अब इस विकास बैंक के संचालन मंडल में 22 संचालक हैं, अध्यक्ष को शामिल करते हुए, ठीक है। और इस समय इसमें 19 संचालक मौजूद हैं। अध्यक्ष का नाम केंद्रीय सरकार और उपाध्यक्ष का नाम रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन इसका उपाध्यक्ष होगा। तो केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा इनका नाम चयन किया जाता है कि किसको इसका चेयरमैन बनाया जाए, उपाध्यक्ष किसको बनाया जाए। इसके संचालन मंडल में अन्य संबद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होते हैं। राज्यों के वित्त निगमों एवं भारत के यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, आपने नाम सुना होगा। मतलब क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अंश पूंजी में रिजर्व बैंक का भी हिस्सा था। ये विकास बैंक आईडीबीआई में हस्तांतरित कर दिए। अब केंद्र सरकार को इस बैंक को निर्देश देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद में अपने पास में आता है कि औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधन कौन कौन से हैं। तो पहला इसके अंदर है, जो मैंने हमेशा आपको पता ही है, कौन सा पहला है? अंश पूंजी। कौन सा है? अंश पूंजी। अपन को ये बात याद रखनी है, अंश पूंजी। दूसरा है भारत सरकार और रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, वो वाले बॉन्डों और ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, वो इसके अंदर शामिल है। विदेशी मुद्रा में ऋण, ये भी इसमें शामिल है। जन निक्षेप और अनुदान और सहायता, अनुदान और सहायता इसके अंदर ये भी पॉइंट है। तो इसमें 6 पॉइंट है, मैंने आपको बताए हैं, आपको याद रखने हैं। औद्योगिक विकास के, ठीक है, उपरोक्त सामान्य साधनों के अतिरिक्त कुछ अन्य साधन भी है, स्रोत है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर ये लोन ले सकते हैं। इस श्रेणी में उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक साख दीर्घकालीन कोष और भारत सरकार द्वारा स्थापित विकास सहायता कोष भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कई बार सवाल आता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर पॉइंट इसमें आते हैं। तो पहला इसके अंदर जो पॉइंट है, ऋण प्रदान करना। कौन सा है? ऋण प्रदान करना, टू प्रोवाइड लोन। सभी बैंक जो है, ठीक है, बैंक सभी प्रकार की औद्योगिक संस्था को दीर्घकालीन लोन देती है। ऐसी संस्था द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों में खरीदारी करने का भी इसे अधिकार है। ऋणों की गारंटी देना, ठीक है, टू गिव गारंटी ऑफ लोन्स, ठीक है। औद्योगिक संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार में और बैंकों से लिए जाने वाले ऋणों व निर्यात के स्थगित भुगतानों की गारंटी देने का अधिकार इस बैंक को प्राप्त है। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्था द्वारा किए गए अभिगोपन से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए भी बैंक गारंटी दे सकता है। इससे भारत में संघीय अभिगोपन और संयुक्त अभिगोपन के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना, टू गिव रिफाइनेंस, ठीक है, फैसिलिटी, रिफाइनेंस फैसिलिटी, ये इसके अंदर पॉइंट है, तो आपको याद रखना है। औद्योगिक विकास बैंक की दृष्टि से वित्तीय संस्था द्वारा 3 से लेकर 25 वर्ष तक औद्योगिक लॉन्ग टर्म लोन प्रदान किया जाता है और अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंक द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए 3 से लेकर 10 वर्षों तक ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा, रिफाइनेंस की सुविधा भी प्रदान करते हैं। यह अवधि 10 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। इस प्रकार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यात के संबंध में दिए गए मध्यकालीन ऋणों के लिए भी पुनर्वित्त की सुविधा इस बैंक द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। ये इसके ना अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है अंशों में प्रत्यक्ष अभिदान। विकास बैंक को औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए स्कंद और अंशों में प्रत्यक्ष अभिदान करने का भी अधिकार है। इस प्रकार के बैंकों के लिए ऐसी व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना उद्योगों के परिवर्तन और विकास में सक्रिय योगदान देना बड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिगोपन के कार्य। औद्योगिक विकास बैंक
अन्य औद्योगिक संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार में जारी किए जाने वाले अंशों, ऋण पत्रों एवं बॉन्डों का भी अभिगमन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, विकास और गवेषणा के कार्य, मतलब कौन से कार्य? गवेषणा मतलब अनुसंधान संबंधी कार्य। अन्य बैंक कार्य इस बैंक द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जैसे आधारभूत उद्योगों के विकास के उद्देश्य से नई योजनाओं को मूर्त देने में प्रशासनिक एवं शिल्प संबंधी सहायता देना, विपणन, विनियोग एवं तकनीकी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण कार्य। साथ ही नए उद्योगों में प्रवर्तन, प्रबंध, प्रशासन आदि में यह बैंक सहायता प्रदान करता है। औद्योगिक विकास बैंक सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योगों की सहायता प्रदान करता है। सभी प्रकार के उद्योगों को इससे सहायता मिल सकती है, जैसे रासायनिक खाद, पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, विशिष्ट इस्पात, अन्य उद्योग, होटल, यातायात आदि इसके अंदर ये सम्मिलित किए जाते हैं। ऋणों की सीमा एवं ऋणों की सुरक्षा के लिए दी जाने वाली जमानत की प्रकृति और ऋण प्राप्त करने वाली संस्था के संगठन आदि के विषय में इस बैंक के लिए कोई प्रतिबंध एवं परिसीमाएं नहीं है, जैसा कि कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं के अंदर ये मौजूद है। अब इसके बैंक की कार्य प्रकृति कैसे हुई? ठीक है, औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों की प्रगति, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोग्रेस ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में अपन बात करेंगे। औद्योगिक विकास बैंक 30 जून 2014 को अपने 50 वर्ष उसने पूरे किए। कब किए इसने? 30 जून 2014 को 50 वर्ष उसने पूरे किए। इस अवधि में बैंक द्वारा संपन्न कार्य किए वह अत्यंत सराहनीय रहा है। कुल मिलाकर बैंक द्वारा इन 50 वर्षों के कार्यकाल में 30 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृति की। इसमें अधिक सहायता उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण, औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त और बिलों की कटौती के रूप में दी गई है। निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण और निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त की और इधर कुछ वर्षों से बैंक ध्यान देने लगा है और भविष्य के लिए इसके के लिए और इसमें क्या अधिक सहायता स्वीकार कर रहा है। दीर्घकाल के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्था अपेक्स इंस्टीट्यूशन के होने के नाते अन्य वित्तीय संस्थाओं के अंशों एवं ऋण पत्रों की खरीदारी में भी अधिकाधिक पूंजी लगा रहा है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इसके अंदर पॉइंट जो इसमें है वो है लघु उद्योगों को सहायता इसने दी है। ठीक है, लघु उद्योगों को इसने भरकर प्रयास किया है कि अधिक से अधिक सहायता दी जाए। उसके अंदर पहला पॉइंट इसमें है, पहला पॉइंट राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों या लघु क्षेत्रों के ऋणों और पुनर्वित्त की सुविधा देकर सहायता उन्होंने दी है। मशीनों और स्थगित भुगतानों के बिलों की भुनाई करके भी सहायता दी है। उद्यमियों को बीज पूंजी सहायता भी प्रदान किया है। ठीक है, छठी योजना के 5 वर्षों में इसके द्वारा लघु क्षेत्रों को मिलाकर 3,278 करोड़ रुपए की सहायता दी है। साथ ही योजना में मार्च 1990 तक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान की गई कुल सहायता में 10,135 करोड़ रुपए की थी। यह सहायता विभिन्न रूपों में थी, जैसे पुनर्वित्त, बिल है, बीज पूंजी है आदि के रूप में लघु उद्योग विकास निधि के माध्यम से दी है। 2 अप्रैल 1990 में से लघु उद्योगों के वित्तीयन से संबंधित गतिविधियों विकास बैंक द्वारा लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी सौंप दी थी। तदनुसार लघु उद्योग विकास निधि और राष्ट्रीय इक्विटी अब सिडबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। ये भी इसके अंदर पॉइंट है, सिडबी को क्या हस्तांतरित किया गया था वो आपको इसमें बताना है। दूसरा पॉइंट इसमें है सहायता के विभिन्न स्वरूप, ये भी इसके अंदर पॉइंट है। औद्योगिक विकास बैंक आईडीबी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष सहायता के अंतर्गत परियोजना ऋण, अभिकोपन एवं प्रत्यक्ष अभिदान, उदार और सुलभ ऋण, तकनीकी विकास निधि से ऋण तथा
स्थगित भुगतानों, ऋणों की गारंटियां आदि इसके अंदर शामिल हैं। अप्रत्यक्ष सहायता के अंतर्गत औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा, बिल पुनर्बुनाई, वित्तीय संस्थाओं के अंशों व ऋणों के अभिदान और बीज पूंजी सहायता आदि इसके अंदर शामिल हैं, जो समय समय पर आईडीबीआई देती है। अब है उद्योग वार सहायता। आईडीबीआई द्वारा दी गई वित्तीय सहायता जिन 5 उद्योगों में सबसे अधिक ऋण मिले हैं वे हैं, सबसे पहला कौन सा है? सूती वस्त्र, सड़क परिवहन, विद्युत उत्पादन, उर्वरक एवं विभिन्न रसायन। इन उद्योगों के अंदर आईडीबीआई ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, ठीक है ना, वित्त की सहायता की है। कुछ वर्षों में आईडीबीआई सड़क परिवहन, विद्युत उत्पादन, उर्वरक और मूल रसायन उद्योग को अधिक सहायता प्रदान करने का भी प्रयास कर रहा है। राज्यवार सहायता, अब किस किस राज्यों को कितनी कितनी सहायता दी है? अब तक आईडीबीआई द्वारा प्रदान की गई सहायता में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों को सबसे अधिक भाग प्राप्त हुआ है। अब आईडीबीआई पिछले राज्यों को अधिक ऋण प्रदान या ऋण देने के लिए प्रयास कर रहा है, ये भी इसके अंदर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रवार सहायता। आईडीबीआई द्वारा अब तक प्रदान की गई सहायता में निजी क्षेत्र का लगभग 75.5% रहा है। अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर 14.9 और संयुक्त क्षेत्र के अंदर 6.8 तथा सहकारी क्षेत्र के अंदर 2.8% रहा है, ये भी इसके अंदर क्षेत्रवार इसमें है। फिर पुनर्वित्त सहायता इसके अंदर जो प्रदान की है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ये पॉइंट है। अब आईडीबीआई भारत की पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। एक अन्य संस्था नाबार्ड भी पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करती है। अप्रैल 1990 से सिडबी भी अब पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने लगा है, ये भी इसके अंदर पॉइंट है। निर्यात ऋणों और स्थगित भुगतानों के लिए गारंटियां। विकास बैंक द्वारा ऐसी गारंटियों की बकाया राशि 360 करोड़ रुपए थी। अब यह कार्य निर्यात आयात बैंक द्वारा किया जा रहा है, जिसे जनवरी 1982 में स्थापित किया गया है। अन्य कौन कौन सी सहायता इसमें की है? अन्य विविध कार्य, अदर मिसलेनियस फंक्शन कौन कौन से? भारतीय वित्तीय निगमों आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई संयुक्त बैठकें समय समय पर विकास बैंक द्वारा आयोजित की जाती रही है। इसमें राज्य स्तरीय वित्तीय निगमों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। उनमें अंतर संस्थागत मामलों पर विचार विमर्श होता है। सहायता प्राप्त कंपनियों की प्रगति की देख-रेख के लिए ऐसी कंपनियों के संचालक मंडलों में कुछ संचालकों को नियुक्त करने का अधिकार आईडीबीआई को है। इस समय 940 कंपनियों के संचालक मंडलों में आईडीबीआई के नामांकित संस्थापक इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें राज्य स्तरीय वित्तीय निगमों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उनमें अंतर संस्थागत मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है, ये इसके अंदर है। एक उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है नरम योजना, उदार योजना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1976 में नरम उदार योजना लागू की ताकि कुछ चुने हुए उद्योगों जैसे सीमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, चीनी और कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध किया जा सके। वे अपने प्लांट और मशीनरी के औद्योगिकरण, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण की योजनाओं को लागू कर सके, ठीक है ना, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 75% ब्याज दर दी जाती है और ऋणों की अवधि 15 वर्ष की जाती है। यह योजना परिवर्तनीय अनुच्छेद के कारण गैर सरकारी क्षेत्र के लिए आकर्षक नहीं थी। इसे हटा देने के पश्चात वितरण की गति तेज कर दी गई। जनवरी 1984 से नरम उदार योजना का संशोधन कर इसे आधुनिकीकरण के लिए नरम उदार योजना आ गया। ये इसमें अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विकास में योगदान। डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऑफ इनिशियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको अपन पढ़ेंगे।
भारत की औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा पिछले 50 वर्षों में देश के औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है। यह अत्यंत उत्साहवर्धक रही है। इसने देश के पूंजी बाजार को गति प्रदान करने तथा दीर्घकालीन पूंजी के लिए विकास बैंक अब देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था बनी है। किंतु देश के विकास में इसके योगदान का मूल्यांकन केवल इनकी वित्तीय सहायता के आधार पर नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, परंतु इसके योगदान इससे भी कहीं अधिक है। इसके द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किए हैं। इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना में 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार भी मिला है। इन परियोजनाओं ने उत्पादन करके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। सरकार को करों के रूप में प्रत्यक्ष पर्याप्त राजस्व इन परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है। इसके उत्पादनों के निर्यातों से हमारी विदेशी मुद्रा की आय बढ़ी है तथा निर्यात प्रोत्साहन से विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इन परियोजनाओं ने उत्पादन करके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। सरकार को करों के रूप में पर्याप्त राजस्व और परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है। इसके उत्पादों के निर्यात से हमारी विदेशी मुद्रा में बड़ी मात्रा में हुई है। अपनी इच्छाओं और भूमिका के संदर्भ में अब बैंक दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कार्यरत अन्य समस्त संस्थाओं के कार्यकलापों का समन्वय करके उनकी रीतियों नीतियों को एक समान सूत्र में बांधकर रखने में सक्षम हो गया है। अतः विकास बैंक औद्योगिक परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में भारत की शीर्ष संस्था के रूप में एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। आईडीबी के द्वारा 1986 में लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना की गई ताकि लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता का अधिक प्रवाह से हो सके। शीर्ष संस्था इस प्रकार की वित्तीय सहायता उचित समय में हो सके। ये इसके खासकर इसके अंदर पॉइंट थे जो इसके अंदर मैंने आपको बताए हैं। ये आपको सवाल कई बार आपको सवाल आता है तो आपको इसको ढंग से सवाल करना है। थैंक यू, कमेंट और में शेयर करना।